नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त और आप सुन रहे हैं तुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखित उपन्यास मौत का खेल। यह भाग संख्या 4 है। अब आगे। जिस गुजराती ने मुझे 2 रुपए दिए थे वह बुकिंग के सामने लाइन में खड़ा था और भट्ठी पर चढ़े तेल की तरह उबल रहा था। उसके पीछे लाइन में 3 आदमी और आ बैठे थे। कहाँ मर गए थे? मुझे देखते ही वह झल्लाकर बोला, खाना खाने पुणे गए थे। मैं ठाठ से उसके सामने जा खड़ा हुआ। मेरा पेट भरा हुआ था। मेरी जेब में 197 रुपये थे। मेरी नौकरी पक्की हो चुकी थी, इसलिए जब मुझे 2 रुपये के खातिर सारे रात बुकिंग की लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने जेब से 2 रुपये निकाले, बाएं हाथ में उसको दायां हाथ दबोचा और उसकी हथेली पर 2 रुपये ठोकता हुआ बोला, अपुन से तेरा काम नहीं होने का सेठ। अपुन का भेजा नहीं फिरला है जो 2 रुपये में इधर 9 घंटे का ड्यूटी मारेगा। गुजराती का गुस्सा काफूर की तरह उड़ गया। वह हक्का बक्का सा मेरा मुंह देखने लगा। अपना रोकड़ा चौकस करो, मैं बोला। तुम वही आदमी हो? वह हैरानी से बोला, जो थोड़ी देर पहले। हाँ, अपुन वही आदमी है। किसी का पॉकेट मारा है क्या? काहे को खाली पीली बोलता रे? बोला ना अपुन को तेरा काम नहीं करने का। बस खल्लास। और जो मेरा इतना टाइम बर्बाद कर दिया तूने। वह फिर क्रोधित स्वर में बोला, टेम का 1 रुपया और लो। मैं उससे ज़्यादा क्रोधित स्वर में बोला और मैंने 1 रुपये का नोट उसकी हथेली पर रख दिया। गुजराती उल्लू की तरह गोल गोल आँख फिराता कभी हथेली पर रखे 3 रुपयों को और मेरी सूरत को देख रहा था। मैंने उसे आँख मारी। वह वहाँ से अबाउट टर्न किया और स्टेशन से बाहर निकल गया। रात को स्टेशन के पास एक फुटपाथ पर मैं अपने हमेशा के ठिकाने पर सोया। सारी रात इस आशंका में मुझे नींद नहीं आई कि कहीं किसी को खबर ना हो जाए कि मेरे जेब में 194 रुपये थे और कोई मेरी पॉकेट ना मार ले। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने सिर के बाल कटवाए और शेव कराई। फिर मैंने एक ईरानी के होटल में जाकर चाय, मक्खन, टोस्ट और अंडों का ब्रेकफास्ट किया। दुकानें खुल चुकने के बाद मैं बाज़ार से एक रेडीमेड पतलून, एक बुशर्ट, एक बनियान, एक अंडरवियर, एक रुमाल, नई चप्पलें, तेल, साबुन, तौलिया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कंघी, शीशा और एक रैक्सिन का एक एयरबैग के अंदाज का बैग खरीदा। सारी खरीदारी कर चुकने के बाद भी मेरे जेब में लगभग 80 रुपये मौजूद थे। फिर मैं वापस मुंबई वीटी स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में अटेंडेंट को 1 रुपये रिश्वत देकर मैं फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम के बाथरूम में घुस गया। मैं मल कर नहाया। न जाने कितने दिनों की मैल मेरे जिस्म से उतर रही थी। अंत में मैं नए कपड़े पहनकर और बाकी का सामान एयर बैग में डालकर बाहर निकल आया। वेटिंग रूम के एक खंभे के साथ एक आदमकद शीशा लगा हुआ था। मैंने उसमें अपनी सूरत देखी तो खुद मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरा एकदम काया पलट हो गया था। कौवा हंस बन गया था। महीनों से अपनी मनहूस सूरत जो मैं कभी कभार शीशे में देखता आया था गायब हो गई थी और उसके स्थान पर मुझे एक बड़े ही कुलीन और संभ्रांत युवक का चेहरा दिखाई दे रहा था। मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी अट्टहास लगाने की इच्छा को रोक सका। एक मुद्दत के बाद मुझे महसूस हो रहा था कि इस संसार में भी मेरी कोई अस्तित्व है। मेरा जी चाह रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से गाऊं और झूम झूम कर नाचूं। वेटिंग रूम का अटेंडेंट भी चकाचौंधिया सा मुझे देख रहा था। सलाम साहब, वह मुझे ठोककर सलाम मारता हुआ बोला। मैं और खुश हो गया और क्योंकि मैं खुश हो गया था इसलिए मैंने उसे 1 और रुपये दे दिया। उसने दोबारा मुझे ठोककर सलाम मारा।
अपने पुराने कपड़ों को मैंने प्लास्टिक की बरसाती में लपेट लिया। स्टेशन से बाहर आकर उस बंडल को मैंने कूड़ेदान में फेंक दिया। सिटी में बर्लिन मेलोडी की धुन बजता हुआ मैं बस स्टैंड पर आ खड़ा हुआ। बस द्वारा मैं जुहू पहुंच गया। जुहू पहुंचकर सर गोकुल दास स्टेशन तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं वहां 11 बजने से कुछ मिनट पहले ही पहुंच गया। स्टेट के गेट पर खड़े गोरखे को मैंने बताया कि मैं अखबार में विज्ञापित नौकरी के लिए प्रत्याशी था। सीधे चले जाओ, वह भीतर की ओर संकेत करता हुआ बोला। दोनों ओर से पेड़ों से ढकी एक लंबी राहदारी से होता हुआ मैं आगे बढ़ा। लगभग 100 गज आगे जाकर रास्ता दाईं ओर घूम गया। सामने एक खूबसूरत 2 मंजिला इमारत थी। इमारत के सामने विशाल बगीचा था जिसके मध्य में एक फव्वारा चल रहा था। मेरे पोर्च में कदम रखते ही इमारत का एक द्वार खुला और उसमें से पिछली रात वाली वह युवती प्रकट हुई जिसने अपना नाम लेडी शांता गोकुल दास बताया था। मैं लपक कर आगे बढ़ा और उसके सामने जा खड़ा हुआ। मैंने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। कौन हो तुम? वह रुक्ष स्वर में बोली। क्या चाहते हो? जी मैं बौखला गया। मैं विमल कुमार हूँ। मैं कल रात आपसे। ओह नो, वह आश्चर्य से बोली। यू कांट बी द सेम मैन, बट आई एम मैडम। मैं जल्दी से बोला। तुम्हारा तो एकदम काया पलट हो गया है। कल तो तुम बड़े वहसिया से लग रहे थे। तुम तो अच्छे खासे खूबसूरत नौजवान हो और तुम्हारी उम्र भी कोई खास नहीं मालूम हो रही है। मैं 28 साल का हूँ। कल तो तुम मुझे 45 से कम नहीं लग रहे थे। मैं मुस्कुराया। बगल के कमरे में बैठ जाओ, वह दाईं ओर के एक कमरे की ओर संकेत करते हुए बोली। वहाँ नौकरी के लिए आए प्रत्याशी बैठे हैं। वह आगे बढ़ गई। मैं बगल के कमरे में प्रविष्ट हो गया। वहाँ हर उम्र के कम से कम 20 आदमी मौजूद थे, जिनमें से 3-4 स्थान भाव के कारण खड़े थे। लोगों की उपेक्षा भरी निगाहों का शिकार बनता मैं भी एक कोने में जा खड़ा हुआ। लगभग 5 मिनट बाद एक मोटी ताजी क्रिश्चियन औरत के साथ उस कमरे में शांता प्रकट हुई। सब लोग उठकर खड़े हो गए। शांता की निगाहें बारी बारी सबके चेहरे पर फिरने लगी। सबको एक बार परख चुकने के बाद उसकी निगाहें फिर मुझ पर आ टिकी। उसने मेरी ओर संकेत करके क्रिश्चियन औरत को कुछ कहा। क्रिश्चियन औरत की पैनी निगाहें कुछ क्षण मुझे सिर से पैर तक घूरती रही। फिर वो कर्कश स्वर में बोली, तुम इधर आओ। मैं बोला, हाँ तुम बहरे हो क्या? मैं लपककर लोगों की भीड़ से अलग होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा। विमल कुमार, मैं तत्परता से बोला। तुम? मार्था, शांता ने आवाज़ लगाई। ओके मैडम, मार्था बोली और चुप हो गई। शांता ने मुझे अपने पीछे आने का संकेत किया और कमरे से बाहर निकल गए। मैं उसके पीछे हो लिया। वह मुझे इमारत के भीतर एक अन्य कमरे में लाई। तुम्हारी नौकरी पक्की, वह बोली। थैंक यू वेरी मच मैडम, मैं कृतज्ञ स्वर में बोला। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च मत करो, वह बोली। मेरा एहसान उतारने के तुम्हें आगे चलकर बहुत मौके मिलेंगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा, मैं उलझनपूर्ण स्वर में बोला। वक्त आने दो, समझ जाओगे। उसी क्षण मार्था नाम की मोटी क्रिश्चियन औरत कमरे में प्रविष्ट हुई। यह आदमी ठीक है मैडम? उसने पूछा। ठीक है, शांता व्यस्त स्वर में बोली। बाकी आदमी को चलता करो। ओके। मार्था फिर कमरे से निकल गई। आओ तुम्हें बड़े साहब से मिलवाऊं, शांता बोली। मैं चुपचाप शांता के पीछे हो लिया। शांता मुझे एक विशाल बेडरूम में ले आई। बेडरूम की सज्जा के हर पहलू से रहीसी टपक रही थी।
पलंग पर तकियों के सहारे एक लगभग 55 साल के वृद्ध लेटे हुए थे। उनका चेहरा राख की तरह सफ़ेद था और स्थिर था। केवल उनके नेत्रों की ज्योति से अनुभव होता था कि वे सजीव प्राणी थे, मोम के पुतले नहीं। मैं और शांता पलंग के 5 पाँव की ओर आ खड़े हुए। सर गोकुल दास, शांता बोली, मेरे पति। मैंने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। सर गोकुल दास की उदासीन निगाहें मेरे चेहरे से टकराई और शून्य में कहीं टिक गई। डार्लिंग, शांता मधुर स्वर में बोली, बास्को की जगह नया आदमी रखा है। इसका नाम विमल कुमार है और यह पढ़ा लिखा है और समझदार नौजवान है। मुझे विश्वास है बास्को के मुकाबले में विमल कुमार डॉक्टर कश्यप को भी पसंद आएगा। वृद्ध के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसी क्षण बगल का एक दरवाज़ा खुला और एक नर्स की पोशाक पहने हुई युवती ने बेडरूम में कदम रखा। यह नर्स एलिस है, शांता बोली। मैंने नर्स को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मेरे अभिवादन की स्वीकृति में नर्स होठों में कुछ बुदबुदाई, जिसका एक भी अक्षर मेरी समझ में नहीं आया। मुझे यह तक मालूम नहीं हुआ कि वह कौन सी भाषा बोली थी। नर्स एलिस एक साधारण शक्ल सूरत की और साधारण कद काठी की लगभग 25 साल की युवती थी और न जाने क्यों बड़ी अभिमान भरी मालूम होती थी। एलिस, शांता बोली, यह आज बास्को की जगह नया आदमी रखा गया है। तब तक नर्स पलंग के समीप आ चुकी थी। क्या नाम है तुम्हारा? वह यूं बोली जैसे कि मैं उसका निजी नौकर रखा गया था। विमल कुमार मैडम, मैं शिष्ट स्वर में बोला। हर काम ठीक से जिम्मेदारी से करना, वरना टिक नहीं पाओगे यहाँ। डॉक्टर कश्यप बहुत सख्त आदमी हैं, तुम्हारी एक भी गलती माफ़ नहीं करेंगे। बास्को को उन्हें खड़े पैर नौकरी से निकलवा दिया था। मैं हर काम बहुत ईमानदारी से और दिल लगाकर करूँगा मैडम, मैं बोला। गुड, नर्स बोली। आओ, शांता मुझसे बोली। मैं वृद्ध और नर्स का फिर से अभिवादन करके शांता के साथ बेडरूम से बाहर निकल आया। मार्था उसी ओर आ रही थी। शांता ने मुझे मार्था के हवाले कर दिया। मार्था मुझे किचन में ले आई।